बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। आज इसका इंशाल्लाह हम लास्ट आर्टिकल नंबर 1.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। जो बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको किसी स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखा जाता है तो ये डायमेंशंस कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी को शो करती हैं। जबकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं यूनिट्स की बात की थी। यूनिट क्वांटिटेटिव नेचर को शो करती है। क्वांटिटेटिव नेचर क्वांटिटी बताती है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट या जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बताएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, आपने लेंथ मेजर की, वो 1 मीटर है, 10 मीटर है, 90 मीटर है, 100 मीटर है, वो क्वांटिटी बता रही है कि ये कितनी क्वांटिटी है। जबकि डायमेंशंस क्वालिटी बताने के लिए यूज़ की जाती है। जब हम क्वालिटेटिव नेचर की बात करते हैं तब हम डायमेंशंस यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो डायमेंशंस होती हैं डिफरेंट क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, रेडियस, हाइट, लाइट ईयर, इन सब की जो यूनिट है वो मीटर है। तो इन सब की जो डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी और इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ एल वाली डायमेंशन। यहाँ आप देख लें इसके लिए सिंबल कैपिटल एल यूज हुआ, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो ये डायमेंशन कहलाएगी। लेंथ के साथ साथ हमारे पास सिमिलरली डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम है और डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल टी है। डायमेंशंस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशंस। बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस इन डायमेंशन के कॉम्बिनेशन से निकाली जाती हैं। जैसे ड्राइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट से ड्राइव की जाती हैं, वैसे ही बाकी जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस इन डायमेंशन या बेस डायमेंशन से ड्राइव की जाती हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले एग्जांपल जो मैंने ली है वो डायमेंशंस ऑफ स्पीड है। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एक फर्क आ जाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड किसका इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड के रिलेशन हमारे पास होता है v = d/t, यानी d डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन लेंथ वाली आ जाएगी, t टाइम, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम। लेंथ की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन बेस डायमेंशंस हैं जो अभी हमने देख भी ली हैं। क्या है डायमेंशन ऑफ लेंथ? l एंड डायमेंशन ऑफ टाइम t। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएगा एज डायमेंशन ऑफ लेंथ एज इट इज आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ l एज इट इज आपके पास आ गया। t यहाँ इसकी पावर 1 है डिनोमिनेटर में, अगर इसको नोमिनेटर में लेके जाएं तो t की पावर -1 हो जाएगी। अब इन दोनों डायमेंशन को कंबाइन करें, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो l एज इट इज आ जाएगा, t की पावर -1, तो l t इनवर्स डायमेंशन किसकी आ जाएगी? स्पीड की, और यही डायमेंशन वेलोसिटी की भी होगी। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने ली है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? a = v/t। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अभी हमने देखी है, जिसको हमने स्पीड का नाम दिया। स्पीड की डायमेंशन और वेलोसिटी डायमेंशन सेम होगी। वेलोसिटी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई? l t इनवर्स, और टाइम की डायमेंशन t। सिंप्लीफाई करें इसको तो l t इनवर्स एज इट इज, t यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, नोमिनेटर में आके पावर -1 हो जाएगी, तो l एज इट इज आ जाएगा, t की पावर -1 और t की पावर -1। जब कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। t इसकी बेस है, बेस सेम है, पावर इसकी -1 है, पावर -1 और -1 को ऐड करें तो -2 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगा l t इनवर्स के। इस तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स के रिलेशन क्या होता है? F = ma। डायमेंशन ऑफ फोर्स = डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास बेस डायमेंशन में आ गई,
तो ये क्या आ गया आपके पास m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की है एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो m एल टी इनवर्स स्क्वायर हमारे पास डायमेंशन किसकी आ जाएगी, फोर्स की। तो इसको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, m एल टी इनवर्स स्क्वायर हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी फोर्स की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस को कहाँ यूज किया जा सकता है। नंबर 1 पे है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी से क्या मुराद है, होमोजेनिटी से मुराद ये है अगर आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तब हम उस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन का नाम देंगे। द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। एग्जांपल एक ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। हमने ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। इसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डायमेंशंस अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डायमेंशंस अप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अभी हमने देखी थी क्या होती है, एल टी इनवर्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास होता है अप्लाइंग डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड के ऊपर डायमेंशन को अप्लाई करें। ये हमारे पास जो पूरी टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसके ऊपर डायमेंशंस अप्लाई कर दी। अब ये जो डायमेंशन हमने अप्लाई की, स्क्वायर ब्रैकेट हमने अप्लाई की, स्क्वायर ब्रैकेट को सेपरेट सब के ऊपर ले लें। पहले फोर्स की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ मास। यहाँ स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी पावर क्या ले ली, 1/2 इसकी पावर ले ली। थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करें। फोर्स की डायमेंशन भी अभी हमने चेक की थी क्या होती है, m l t इनवर्स स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन पुट कर दी। लेंथ की डायमेंशन l, मास की डायमेंशन m, लेकिन यहाँ मास डिनोमिनेटर में था, इसकी पावर 1 थी, अब नोमिनेटर में आके इसकी पावर -1 हो जाएगी और होल पावर 1/2 एज इट इज रहेगी। मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। m की पावर 1 और m की पावर -1 ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए हमारे पास जो m है वो m क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये m की पावर 1 और यहाँ m की पावर -1 ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो m स्किप हो जाएगा। l की पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगी। t की पावर -2 और t की पावर -2 एज इट इज आ जाएगी और होल पावर 1/2 उसी तरह आ जाएगी। अब इसकी पावर 2 और होल पावर 1/2, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा पावर 1। इसकी पावर -2 और 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा -1। तो ये क्या बचेगा बाकी आपके पास एल टी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है एल टी इनवर्स, राइट हैंड साइड एल टी इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। नेक्स्ट इसका सेकंड यूज, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। दूसरा इसका यूज क्या है कि हमने कोई पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना है डायमेंशन एनालिसिस से। कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे, ड्राइविंग अ डायमेंशन by correctly guessing of various factor on which the physical quantity depends। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें जो वेरियस फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बारे में प्रॉपरली गेस करने के बाद हम उसका एक प्रॉपरली रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला में हम एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की ले लेते हैं। जब हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। और टाइम पीरियड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, मास ऑफ बाब के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, एंगल थीटा मेक्स विद वर्टिकल। जो सिंपल पेंडुलम है वो जो वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है उसके ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है।
और लास्ट जो फैक्टर हम ले रहे हैं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स हैं इनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन फॉर टाइम पीरियड विल बी इन द फॉर्म ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शन टू मास ऑफ बॉब विद सम पावर ए। मास ऑफ बॉब के प्रोपोर्शन होगा जिसकी सम पावर ए हमने ले ली। इसके साथ साथ सेकंड टर्म में अगर आप देखें लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शन होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम विद सम पावर बी, हमने उसकी कोई पावर बी ले ली। फिर थर्ड थीटा और उसकी पावर सी, एंड फोर्थ वन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विद पावर डी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हमने ले लिया और उसकी पावर हमने डी ले ली। अब इन सारी इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस हमने ली चारों की चारों इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को कंबाइन करें। तो कंबाइन करके लिखते हुए हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शन टू मास ऑफ पेंडुलम विद पावर ए, लेंथ ऑफ पेंडुलम पावर बी, एंगल थीटा पावर सी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पावर डी। ये बात तो हमें पता है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं और साथ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं। इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके इक्वल टू और साथ कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मल्टीप्लाई बाय m पावर a, l पावर b, थीटा पावर c एंड g पावर d। अब इसके ऊपर डायमेंशंस अप्लाई करें, क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से इसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो इसलिए अप्लाई करें डायमेंशंस। डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज़, इसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन होती ही नहीं है। मास के ऊपर भी डायमेंशन, लेंथ, थीटा और g, इन सब की डायमेंशन आपने अप्लाई कर दी। जब डायमेंशन आपने अप्लाई की तो मास की डायमेंशन m आ जाएगी, लेंथ की डायमेंशन l, g की पावर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, l t इनवर्स स्क्वायर। और जो थीटा है, जो हमारे पास एंगल होते हैं, एंगल की जब हम डायमेंशन लेते हैं तो वो डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन एंड इनवर्स ऑफ लेंथ। हमेशा जब भी एंगल की हम डायमेंशन लेंगे तो उसकी डायमेंशन ये आएगी, l इनवर्स इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। इन डायमेंशन को सिंप्लीफाई करें। यहाँ इसकी डायमेंशन सिर्फ t है, सिर्फ टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम वाली होगी, वो तो एज इट इज़ आ गई, उसकी पावर मैं 1 ले लेता हूँ। यहाँ लेंथ भी नहीं है और मास भी नहीं है, तो लेंथ की पावर 0, मास की पावर 0 इसलिए ले ली क्योंकि m की पावर जब 0 लेंगे वो 1 के इक्वल आएगा, l की पावर 0 भी 1 के इक्वल आएगा, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय t के इक्वल होगा। तो इस तीनों बेस डायमेंशंस को मेंशन करने के लिए मैंने मास की डायमेंशन भी लिख दी और लेंथ की डायमेंशन भी लिख दी। टाइम की डायमेंशन हमारे पास पहले से थी लेकिन साथ आप उसकी पावर ले ली, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। कांस्टेंट एज इट इज़। मास, इस पूरी इक्वेशन में देखें मास हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास की पावर क्या आ जाएगी, a। लेंथ की पावर, यहाँ पे लेंथ की पावर आ गई b, यहाँ पे लेंथ की पावर c, यहाँ पे लेंथ की पावर -c और यहाँ पे लेंथ की पावर d। तो इसलिए हम क्या मेंशन कर देंगे, लेंथ की पावर b प्लस d प्लस c माइनस c, लेंथ की पावर मेंशन कर दी। टाइम पीरियड भी हमारे पास एक ही है, -2 और इसकी होल पावर d। -2 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t की पावर -2d आ जाएगा। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें m की डायमेंशन पावर 0, राइट हैंड साइड के ऊपर m की पावर a, फिर l की पावर 0, l की पावर b प्लस d प्लस c माइनस c और t की पावर 1 और t की पावर -2d। तो इनकी डायमेंशंस को कंपेयर कर ली। नेक्स्ट, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। ये जो दोनों साइड्स हैं इक्वेशंस की, इन इक्वेशंस की पावर्स को इक्वेट करें। इन पावर्स को इक्वली आप मेंशन करके a, b, c, d की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन ले लें, m की पावर 0 इज़ इक्वल टू m की पावर a। तो इसको अगर यूँ लिखूँ a इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि पावर्स को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। इनकी जो बेस हैं, बेस को आपने स्किप कर देना है। a की पावर a इज़ इक्वल टू 0,
इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट थर्ड वन देखें, -2d इज इक्वल टू 1, -2d इज इक्वल टू 1। तो d किसके इक्वल आ जाएगा, d एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और -2 इस तरफ से यहाँ जाके डिवाइड हो गया है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/2। अब सेकंड वन देखें, ab प्लस d प्लस c माइनस c इज इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। इस केस में जो हमारे पास -c और +c है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -c और +c कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, b प्लस d इज इक्वल टू 0, b प्लस d इज इक्वल टू 0, या फिर b इज इक्वल टू -d, d इस तरफ से इस तरफ जाके -d हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास है, d इज इक्वल टू -1/2, तो b किससे इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, d की वैल्यू आपने -1/2 पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती वैल्यू किसकी बाकी बचती है, a की भी हो गई, b की भी हो गई और d की भी, तो बाकी हमारे पास बच गया c। तो थीटा हमने क्या लिया है, थीटा किसके इक्वल है, l की पावर -1 होल पावर c। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखूं तो यूँ लिख सकता हूँ, l की पावर 1 -1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0, तो l की पावर 0 और होल पावर c, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो वो 1 के इक्वल होगा, तो l की पावर 0 1 के इक्वल आ गई। 1 की पावर आ गई पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर c है तो वो इंटीजर किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी पावर 1 के इक्वल आ जाएगी। 1 की जब भी पॉजिटिव पावर हो तो पॉजिटिव पावर उसकी 1 के इक्वल ही होगी। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठा के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, थीटा एंड d इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज आप पुट करते हैं जो सारी वैल्यूज हमने ली। तो इक्वेशन नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय m की पावर a थी और a 0 के इक्वल आ गया, l की पावर b थी और b की वैल्यू 1/2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, g की पावर d थी और d की पावर d -1/2 है, तो g की पावर क्या आ जाएगी, -1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो m की पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास पूरी टर्म जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म बाकी बचेगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय l की पावर 1/2, g की पावर यहाँ -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाके 1/2 हो जाएगी। जब आपके पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं अलग अलग पावर्स में तो उनको एक पावर में लिखा जा सकता है। दोनों की पावर 1/2 है इसलिए इसको l/g होल पावर 1/2 ले लिया, और 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को भी हम पावर 1/2 लेते हैं, तो इसलिए पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला आ गया। लेकिन यहाँ अगर आप ये बात देखें, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल। डायमेंशनल एनालिसिस हमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देगा, t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ l/g। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।